जन विकास महासभा और सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस बायोकेमिस्ट्री क्लास के एपिसोड 89 में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्रेब्स साइकिल के बारे में बातचीत करेंगे। कल हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस की बात की थी, अब इसके बाद क्रेब्स साइकिल जिसमें कि पायरुविक एसिड के बाद फर्दर उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले एसिड्स इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए उसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसमें शुरुआत तो ग्लाइकोलिसिस के बाद बनी हुई पायरुविक एसिड से होती है। पायरुविक एसिड में दो क्रियाएं होती हैं। एक तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इसमें CO2 का रिमूवल हो जाता है और इसमें कार्बोक्सिलेज, कोकार्बोक्सिलेज और मैग्नीशियम आयन पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें से जो एक हाइड्रोजन है वो भी NAD के द्वारा ले लिया जाता है, जो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चला जाता है। बाकी बचता है एसीटाइल CH3CO। ये फिर कोएंजाइम A से बाइंड होकर के एसीटाइल कोएंजाइम A बना लेता है। एसीटाइल कोएंजाइम A पुनः साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से क्रिया करके साइट्रिक एसिड बनाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वाला पोर्शन है जो रेड कलर, और इसके साथ साथ जो एसिटाइल वाला ग्रुप है ये ब्लैक कलर का है। एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है जिसका OH यहाँ पे ऐड होता है और H जो है कोएंजाइम A के साथ चला जाता है। तो जब ये साइट्रिक एसिड बन जाता है तो कोएंजाइम A पुनः अलग हो जाता है। इसके बाद इसमें आइसोमेराइजेशन होता है। एक एकोनिटेज एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, जिसमें पहले तो ये OH और यहाँ का H, ये दोनों ग्रुप अलग हो जाते हैं, वाटर अलग हो जाता है और बनता है सिस एकोनिटिक एसिड। और पुनः ये वाटर फिर इसमें ऐड हो जाता है, लेकिन फ़र्क ये हो जाता है कि यहाँ पे OH था, यहाँ पे H था। अब की अटैच होते समय यहाँ पर H अटैच होता है, यहाँ पर OH अटैच हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, ये अब आइसोसाइट्रिक एसिड बन जाता है। अब आइसोसाइट्रिक एसिड का आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होता है। अब आइसोसाइट्रिक एसिड के आगे की कहानी देखते हैं। आइसोसाइट्रिक एसिड में पुनः दो हाइड्रोजन इसके अलग हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन NAD के द्वारा ले लिए जाते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाते हैं। यहाँ पर आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हिस्सा लेता है। तो ये डिहाइड्रोजिनेशन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन अलग हो गए और ये O बच गया, तो इसमें ये बन जाता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से फिर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एक CO2 मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। तो CO2 मॉलिक्यूल अलग हो जाने के बाद क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। देखिए बाकी सब चीज़ें वही हैं, बस यहाँ से CO2 अलग हो गया और C के साथ H, बाकी CO, COOH, ये सब चीज़ें ऐसे ही। और अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में फिर दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। ये एक तो फिर हाइड्रोजन ये वाला अलग हो जाता है, NAD के द्वारा लिया जाता है, NADH प्लस H आयन, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है। इसमें अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हिस्सा लेता है, प्लस मैग्नीशियम आयन प्लस थियामीन पायरोफॉस्फेट प्लस लाइपोइक एसिड। और इसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम A में भी यहाँ पे कोएंजाइम A इससे बाइंड हो जाता है, तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनता है इंटरमीडिएट की तरह से। इससे थोड़ी सी एनर्जी अलग होती है, तो वो थोड़ी सी एनर्जी जो है GTP के द्वारा लेकर के GTP बना लेती है और GTP फिर उसको ATP बनाने में दे देता है। क्योंकि अब इसके बाद सब जो है दो मॉलिक्यूल चल रहे हैं, तो ये × 2 हो गया। सिर्फ एक स्टेज ऐसा है जिसमें थोड़ी सी एनर्जी अलग होती है, जिससे कि ये एक बार में एक ही ATP बनता है। बाकी सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन अलग होता है
तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से एक बार में 3 एटीपी बनते हैं। अब यहाँ से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से फिर बन जाता है सक्सिनिक एसिड, कोएंजाइम ए अलग हो जाता है और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ तो ये OH आ गया और H जो है उसके साथ कोएंजाइम ए के साथ चला गया। इसके बाद फिर इसमें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हिस्सा लेता है। यहाँ पर एक ख़ास बात है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन अलग हुआ वो हाइड्रोजन अलग होने के बाद NAD के द्वारा नहीं FAD के द्वारा लिया जाता है। तो FAD के द्वारा लिया जाता है तो यहाँ पे 3 की जगह 2 ही ATP बनता है, लेकिन एक ATP यहाँ से ऑलरेडी बन गया था तो वो टोटल वही हो जाता है। तो 2 जगह हाइड्रोजन अलग हुआ और हाइड्रोजन अलग होने के बाद ये सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बन गया, ये अलग हो गया। ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं। इसके बाद फ्यूमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में और एक वाटर मॉलिक्यूल फिर ऐड होता है, एक जगह H ऐड होता है, एक जगह OH ऐड होता है। तो इसके बाद ये मैलिक एसिड बन जाता है। मैलिक एसिड के बाद लास्ट स्टेज में मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हिस्सा लेता है और जिससे ये फिर हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आयनाइज हो गया है, इलेक्ट्रॉन NAD के द्वारा ले लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया, फिर 3 दूनी 6 ATP बन गया। तो इसमें क्रेब्स साइकिल में ख़ास बात ये है कि अल्टीमेटली 10 जगह इलेक्ट्रॉन 5 दूनी 10 जगह जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, हाइड्रोजन अलग होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है, तो इससे 30 ATP बनते हैं। और ख़ास बात ये है कि इसी के साथ एसोसिएटेड जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या है कि एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से 3 ATP बनते हैं। तो इसमें कई मॉलिक्यूल्स एक साथ हिस्सा लेते हैं, कई कोएंजाइम्स हिस्सा लेते हैं डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ में। सबसे पहले जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को लेता है NAD प्लस NADH बनाता है। इसके बाद ये फिर से इससे NAD बन जाता है, FAD लेता है, FAD फिर FADH2 बनाता है। तो इसमें हर कोएंजाइम पहले तो इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस हो जाता है, फिर उसके बाद उसको दूसरे को दे देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरे को रिड्यूस कर देता है। यहाँ पर इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इनके रेडॉक्स पोटेंशियल में इतना डिफरेंस है कि ये एक ADP फॉस्फेट मिलकर के एक ATP बना लेता है। इसी प्रकार से FAD के बाद एक यूबिक्विनोन, इसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम B रिड्यूस्ड हुआ, फिर उसके बाद साइटोक्रोम C ने इसको लिया। यहाँ पे साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C के बीच में फिर एक ATP बन गया। इसके बाद साइटोक्रोम C के बाद साइटोक्रोम A और फिर अल्टीमेटली साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो इस लास्ट में यहाँ पर बन जाता है। तो 3 ATP बन जाते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से। 5 जगह डिहाइड्रोजिनेशन होता है, 2 मॉलिक्यूल चूँकि हैं पायरुविक एसिड्स ऑनवर्ड, तो 5 दूनी 10 या 30 ATP बन जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। थैंक यू वेरी मच।